डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज है, दैट मीन्स कि कोई प्रॉब्लम जो है या पैथोलॉजी जो है वो कहाँ पे हो रही है, कोरोनरी आर्टरीज में हो रही है ना। अब इसको कोरोनरी हार्ट डिजीज को हम इस्चेमिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। इस्चेमिक हार्ट डिजीज भी यही होता है। और पैथोलॉजी का मतलब ये है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज में यूजुअली जो होता है, जो ब्लड सप्लाई होती है हार्ट की, यानी जो हार्ट तो जितना उसको चाहिए, हार्ट को जो नॉर्मल ब्लड चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, वो एडिक्वेट अमाउंट में उसको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से दूसरे सिम्टम डेवलप होते हैं। इस्कीमिया की साइन, इस्कीमिया क्या है, दैट मीन्स कि कहीं की ब्लड सप्लाई जो है, जो उसकी नॉर्मल सप्लाई है उससे कम हो जाए किसी भी ऑर्गन की, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे इस्कीमिया डेवलप हो गया। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। हार्ट की जो नॉर्मल ब्लड सप्लाई है, या जितना अमाउंट में उसे फंक्शन करने के लिए ब्लड चाहिए, उतने अमाउंट में उसको ब्लड नहीं मिल पाता है, तो इस्चेमिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसको कोरोनरी हार्ट डिजीज या इस्चेमिक हार्ट डिजीज कहते हैं ना। इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन ड्यू टू इनएडिक्वेट फ्लो टू द हार्ट, है ना। जितना उसकी जरूरत है इन कंपेयर टू इट्स नीड, जितना उसको नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ब्लड की जरूरत है, उतना ब्लड फ्लो ना हो, है ना, ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो। तो जो हार्ट का नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें इम्पेयरमेंट आ जाएगी, है ना। और उसी को कहा जाता है कोरोनरी हार्ट डिजीज। और मेनली जो होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस इज कोरोनरी सर्कुलेशन। अब आमतौर से कोरोनरी सर्कुलेशन में जब ऑब्स्ट्रक्टिव यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादातर जो होता है कोरोनरी सर्कुलेशन में या कोरोनरी आर्टरीज में, वो ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है आमतौर से, इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, ये एक बहुत बड़ा रीजन है एथेरोस्क्लेरोसिस का। अब कोरोनरी हार्ट डिजीज बहुत खतरनाक डिजीज है ये, इसको डब्ल्यू ने बाकायदा कहा इट इज द मॉडर्न एपिडेमिक। कोरोनरी हार्ट डिजीज को अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू इट इज मॉडर्न एपिडेमिक। अच्छा, साइलेंट एपिडेमिक क्या है? अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज। एंड एक टर्म और आएगा अभी, मॉडर्न पैंडेमिक। सर साइलेंट एपिडेमिक क्या बताया आप? अल्जाइमर्स डिजीज, मॉडर्न पैंडेमिक एक टर्म ये भी आता है कि मॉडर्न पैंडेमिक किसे हम्म। कहते हैं जी। एड्स। हाँ, HIV या एड्स इसको कहिए, दिस इज मॉडर्न पैंडेमिक, है ना। ये तीन टर्म है, मॉडर्न एपिडेमिक, कोरोनरी हार्ट डिजीज, साइलेंट एपिडेमिक अल्जाइमर्स डिजीज, एंड मॉडर्न पैंडेमिक इज HIV एंड एड्स। अब ये कहानी ये है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज जो ये कैसे मैनिफेस्ट करती है, किस किस कंडीशन में इसका मैनिफेस्टेशन होता है, यानी इसके जो सिम्टम, अकॉर्डिंग टू सिम्टम इसको कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर मान लीजिए एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, थोड़े से वक्फे के लिए, अगर ब्लड सप्लाई हार्ट की रुकती है, फिर वो रीस्टोर हो जाती है, तो वो क्या है, वो इस्चेमिक कंडीशन होगी, वहां पे उसको हम कहेंगे एंजाइना पेक्टोरिस, है ना। क्या होगा वो, एंजाइना पेक्टोरिस, जबह सदरिया। क्वेश्चन अक्सर आता है जबह सदरिया किससे रिलेटेड है ना। सेकंड चीज है फिर मैतूततुल कल्ब, नाम पता है किसी को, ये किसको कहते हैं? मायोकार्डियल इंफाक्शन। मायोकार्डियल इंफाक्शन, है ना। जब परमानेंट ब्लड सप्लाई किसी एक एरिया की हो जाए, ब्लॉक हो जाए, खत्म हो जाए किसी एक एरिया की। और मोस्ट कॉमनली जब कोरोनरी आर्टरी की बात हम करते हैं, तो वहां पे किस ब्रांच का ऑब्स्ट्रक्शन होता है सबसे कॉमनली? कोरोनरी हार्ट डिजीज में कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड चीज बात हो रही है। अब इसमें कोई ये पूछे कि कौन सी ब्रांच है कोरोनरी आर्टरी की जो सबसे कॉमनली अफेक्टेड होती है, या जहां पे सबसे ज्यादा जो है एथ्रोमेटस प्लेग जाके वो लाज कर जाता है। लाडा का नाम सुना है, विडो मेकर्स आर्टरी इसको कहते हैं। विडो मेकर्स आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इट इज द ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ना। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। मोस्ट कॉमनली ब्रांच है जो अफेक्ट होती है किसमें, कोरोनरी हार्ट डिजीज में, जहां पे जाके कोई एथ्रोमेटस प्लेग जो है लाज कर जाता है और उस पूरे एरिया की ब्लड सप्लाई को वो ब्लॉक कर देता है। इसको विडो मेकर्स आर्टरी भी कहते हैं, एनाटॉमी का क्वेश्चन है ये।
कैसे इसका मैनिफेस्टेशन होता है? यूजुअली जो एंजाइना पेक्टोरिस, टाडा का फुल फॉर्म फिर से बता दीजिए। सर्च कर लीजिएगा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ना, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच है। अब ये सीएचडी मैनिफेस्ट कैसे करता है? या तो आइदर अगर जो है ब्रीफ पीरियड के लिए अगर ब्लड सप्लाई रुक रही है तो वंजाइना पेक्टोरिस, परमानेंटली अगर ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गई तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन, या फिर कोई एरिथमिया डेवलप हो जाए, कोई एरिथमिया यानी इरेगुलरिटीज ऑफ द हार्ट बीट, फिर कार्डियक फेलियर हो जाए, एंड सडन डेथ या कार्डियक एसिस्टोल जिसको हम कहते हैं। इन चार पांच कंडीशन ऐसी है जिस तरीके जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज जो है इसी तरीके से मैनिफेस्ट करती है। अब इसका जो है इंडिया में क्या पैटर्न है, कोरोनरी हार्ट डिजीज का पैटर्न इंडिया में क्या आएगा? तो इंडिया में आमतौर से जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उससे 10 साल पहले ही कोरोनरी हार्ट डिजीज का इंसिडेंस जो है वो शुरू हो जाता है, यानी डिजीज का अकरेंस जो है 10 years बैक इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज, 10 साल पहले ही सीएचडी अपीयरेंस हो जाता है इंडिया में। पीक पीरियड जो है, पीक एज जो है आंसर जो है कोरोनरी हार्ट डिजीज का इंडिया में वो 50 to 60 years का है, 51 to 60 years है। और आमतौर से इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, मेल्स जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। अब इसकी बहुत सारी वजह है मेल्स के अफेक्ट होने की। एक तो सबसे बड़ी वजह जो है स्मोकिंग और हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटस अकाउंट्स फॉर मोर देन 40% केसेस, 40% से ज्यादा केसेस में सिर्फ डायबिटीज और हाइपरटेंशन ही है जो कोरोनरी हार्ट डिजीज काज करते हैं। एंड बहुत सारे केसेस में सिर्फ हैवी स्मोकिंग ही है, एक अलग से रिस्क फैक्टर जो है हैवी स्मोकिंग का है जो कोरोनरी हार्ट डिजीज काज कराता है। ये सारे पैटर्न है किसमें? इंडिया में। तो अगर कोई पूछे डेवलप्ड नेशन के मुकाबले तो 10 साल पहले, बस इतना हमें, अब वो एज नहीं पूछा जाएगा नॉर्मली, बस ये कि 10 साल पहले जो है ये मैनिफेस्ट कर सकती है इंडियन पॉपुलेशन में। ठीक। अब रिस्क फैक्टर क्या है कोरोनरी हार्ट डिजीज के? रिस्क फैक्टर देखिए, जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे आप डायबिटीज मेलाइटस ले लीजिए, हाइपरटेंशन ले लीजिए, उसी से रिलेटेड कोरोनरी हार्ट डिजीज है, सब में दो चीजें आएंगी। एक तो आपको मिलेगा मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, एक नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफिएबल यानी जिसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, जो प्रेजेंट होगा ही होगा कभी ना कभी। तो अब ये जो नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर हैं, तीन चार चीजें इसमें आती है। सबसे पहली चीज एज, यानी अभी हमने पीक एज पढ़ी थी 51 to 60 ईयर्स, उस एज में जाते जाते, क्योंकि क्या होता है आर्टरीज जो है वो स्टिफ हो जाती है नॉर्मली जो है, जो अभी यंगर एज ग्रुप के कंपैरिजन में ओल्डर एज में जो आर्टरीज होती हैं उसमें स्टिफनेस ज्यादा हो जाती है, उनकी एक नैरोइंग भी होने लगती है अंदर से। ऑटोमेटिक जो एथेरोस्क्लेरोसिस का एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है। तो एज के साथ आप एज को मॉडिफाई नहीं कर सकते है ना, इट इज नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर, एज। दूसरी चीज, अभी हमने पढ़ा मेल्स में ज्यादा कॉमन है ये डिजीज, तो सेक्स, है ना। अब अगर किसी की फैमिली में, कहते हैं कि जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये फैमिलीज में रन करती है, और जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ये डिजीज जो है वो कॉमन होती है। ये एक तरीके से फैमिलियल डिजीज ही होती है। अगर किसी की फैमिली में हाइपरटेंशन या डायबिटीज है तो उसको ज्यादा चांस है, वो इंक्रीज रिस्क पे है तो टू डेवलप कोरोनरी हार्ट डिजीज या सेम तरीके की कंडीशन जो उसकी फैमिली में है। अब वो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, वो फर्दर जो है वो भी उसको आगे चल के हो सकती है वो डिजीज। तो फैमिली भी है, ठीक है कि फैमिली और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो इस डिजीज को काज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये एज, सेक्स, फैमिली, जेनेटिक फैक्टर्स, दीज आर नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। हम इन्हें जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाई किसको कर सकते हैं? मतलब मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर किनको हम मॉडिफाई करें, यानी किसको किसमें हम चेंज ला सकते हैं, किसको बदल सकते हैं। तो अभी एक चीज हमने पढ़ी थी, सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग यानी स्मोकिंग को सीज किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे काजेज हैं, उसमें एक काज है ओबेसिटी का, ओबेसिटी का एक काज है, स्मोकिंग खुद एक काज है, और डायबिटीज मेलाइटस भी एक काज है। तो ये सारी डिजीजेस जो है इनको क्या किया जा सकता है? मॉडिफाई किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज मेलाइटस, ये सब एक दूसरे से इंटरचेंज है ना। ओबेसिटी,
हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, या इसी को कह लीजिए एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। और स्ट्रेस एंड सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल पे आपको याद हो तो शुरू में मैंने एक चीज पढ़ाई थी जब हम लोग वो पढ़ रहे थे, जो अलग अलग थ्योरीज आई थी, जिसमें मैकमैन एंड पग ने दिया था मल्टीफैक्टोरियल काजेशन ऑफ डिजीज। तो वहां पे किस तरीके से ये डिजीज जो है प्रोग्रेस करवा रहा था सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। पहले वो ओबेसिटी काज करा रहा था, ओबेसिटी के बाद हाइपरटेंशन काज करा रहा था, उसके बाद एंजाइना पेक्टोरिस और लास्ट में मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो वो उसका पूरा एक जो वेब बना हुआ था डिजीज का, कि एक सिंगल एजेंट जो है या एक सिंगल रिस्क फैक्टर जो है वो किस तरीके से अलग अलग डिजीज जो है काज करा सकता है। तो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल या सीडेंट्री लाइफ हैबिट जो है ये एक खतरनाक रिस्क फैक्टर, और उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। तो नॉन मॉडिफिएबल एज, सेक्स, फैमिली एंड जेनेटिक फैक्टर्स, एंड मॉडिफिएबल जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनमें हम चेंज ला सकते हैं या जिनको अवॉइड कर सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज मेलाइटस, ओबेसिटी ना, एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्ट्रेस एंड सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें। अब स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग इज ए मेजर modifiable risk factor। स्मोकिंग इज ए मेजर modifiable रिस्क फैक्टर, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। और लेस देन 65 ईयर एज ग्रुप में अगर हम बात करें तो कोरोनरी हार्ट डिजीज से रिलेटेड जितनी भी डेथ होती है उसका 25% काज जो है वो अकेले स्मोकिंग है। 25% ऑफ सीएचडी डेथ अंडर 65 ईयर्स एज, उसका सिंगल काज जो है वो स्मोकिंग होता है ना। और अगर किसी पर्सन को सडन डेथ हो रही है स्पेशली यंगर एज ग्रुप में लेस देन 50 ईयर एज ग्रुप में, तो इट ये भी एक जो है मेजर काज होता है स्मोकिंग, काज ऑफ सडन डेथ। और जितना सिगरेट डेली कोई कंज्यूम कर रहा है या स्मोक कर रहा है कितना सिगरेट, उसी के हिसाब से वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। जितना ज्यादा आप कंज्यूम करेंगे यानी स्मोक करेंगे जितना सिगरेट को, उतनी ही जल्दी जो आप प्रोग्रेस कर जाएंगे टू डेवलप कोरोनरी हार्ट डिजीज, है ना। और एक चीज आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, आइदर मेल हो या फीमेल स्मोकिंग करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये फिल्टर्ड है तो ये प्रोटेक्टिव है। ऐसा कुछ नहीं, फिल्टर्ड सिगरेट्स आर प्रोबेबली नॉट प्रोटेक्टिव। ऐसा नहीं जो फिल्टर का यूज कर रहा है तो वो बचा हुआ है। हम्म। और ये जो स्मोकिंग है अगर इसको ऐड कर लीजिए विद हाइपरटेंशन या हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया यानी एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, इनके साथ अगर कोई स्मोक कर रहा है तो ये जो है कई फोल्ड तक, अप टू मेनी फोल्ड जो है ये उस डेंजर को या यूं कह लीजिए कि उस रिस्क को और इंक्रीज कर देंगी इस्केमिक हार्ट डिजीज को डेवलप होने के लिए। तो ये और लोगों के साथ भी मिलके काम करता है, और स्मोकिंग जो है एज ए सिंगल रिस्क फैक्टर जो है वो इस्केमिक हार्ट डिजीज काज करा सकता है। इसके अलावा सीएचडी से अगर हम स्मोकिंग को सीज कर दे यानी रोक दें, किसी तरीके से कोई स्मोक कर रहा था हमने उसका रुकवा दिया, जैसे भी करके उसको बातचीत के जरिए या उसको डरा धमका के अगर उसकी स्मोकिंग खत्म करा दी, तो उससे अब डेथ का चांस कितना रहेगा, कितना कम होगा वो देखिए ना। 1 साल अगर कोई सीज कर दे, सिर्फ 1 साल, विद इन 1 ईयर, तो बहुत तेजी के साथ जो रिस्क होता है डेथ का वो कम होने लगता है। और 10 से 20 साल के बाद अगर मान लीजिए कोई यंग एज में स्मोकिंग किसी ने शुरू की थी और 25-30 साल जाते जाते उसकी स्मोकिंग को खत्म करवा दिया गया, रुकवा दिया गया किसी तरीके से, तो आगे अगले 10-15 साल के बाद जो रिस्क फैक्टर डेथ का होगा नॉन स्मोकर और स्मोकर में वो बराबर हो जाएगा उस पेशेंट में ना। आफ्टर 10 to 20 years इट इज सेम एज दैट ऑफ नॉन स्मोकर, एज दैट ऑफ नॉन स्मोकर। अब किसी को मायोकार्डियल इंफाक्शन की हिस्ट्री है पहले से और वो स्मोकर था, वहां पे उसकी स्मोकिंग को बंद करवा दिया गया, तो जो फैटल अकरेंस का रिस्क होगा वो अप टू 50% तक वो कम हो जाएगा। अप टू 50% जो फैटल अकरेंस हो सकते थे आगे चल के यानी उसको डेथ हो सकती थी, तो वो जो है 50% तक कम हो जाता है। इवन जो है एमआई के पेशेंट में जिनको ऑलरेडी 1-2 बार एमआई हो चुका हो और उन्होंने स्मोकिंग को सीज कर दिया हो। अब यहाँ पे एक चीज डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो एज ए प्राइमरी प्रिवेंशन, एज ए प्राइमरी प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज या इस्केमिक हार्ट डिजीज, डाइट का क्या रोल है, क्या डाइट का रिकमेंडेशन है,
वो चीज देखिए जिसको कहा जाता है प्रूडेंट डाइट या डाइटरी गोल्स। डाइटरी गोल्स है ना। डाइटरी मॉडिफिकेशन इज द प्रिंसिपल प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। अब डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेड चेंजेस क्या क्या है? सबसे पहली चीज कि किसी नॉर्मल इंडिविजुअल में जो कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो शुड बी लेस देन 3.5। कोलेस्ट्रॉल एचडीएल का रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए? लेस देन 3.5 होना चाहिए। हाँ। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं आगे? ये तो प्राइमरी गोल है, इसको तो अचीव करना ही करना। अब इसको अचीव करने के लिए क्या क्या होना? एक तो जो टोटल एनर्जी इनटेक है, उसमें जो फैट का इंटेक है वो जो है लेस देन 20 to 30% ही होना चाहिए। 20 से 30% फैट से एनर्जी होनी चाहिए। बाकी जो है और दूसरे जो है, जो आपके अप्रोक्सीमेट डाइट बना रहे थे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, उनसे एनर्जी आनी चाहिए। बल्क ऑफ द एनर्जी किससे आनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए ना। सैचुरेटेड फैट जो है वो लेस देन 7% होना चाहिए टोटल एनर्जी इनटेक का। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जो उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 200 मिलीग्राम पर डे। कोलेस्ट्रॉल जो आप ले रहे हैं वो पर डे जो है 200 मिलीग्राम या उससे कम ही कंज्यूम किया जाए ना। और कार्बोहाइड्रेट के कंजम्पशन के लिए ये चीज कही गई, कार्बोहाइड्रेट जब भी कंज्यूम करना हो तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी जिसमें स्टार्च हो, रिफाइंड शुगर का यूज ना किया जाए। रिफाइंड शुगर, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है ये पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है। और साल्ट इंटेक लेस देन 5 ग्राम पर डे होना चाहिए। नॉर्मल इंडिविजुअल में भी होना चाहिए, जो हाई रिस्क पे हैं उनके में भी होना चाहिए। और हमारी जो इंडियन डाइट है करंट सिनेरियो में अगर देखें तो ऑन एवरेज जो है डेली हम 12 to 15 ग्राम साल्ट को कंज्यूम करते हैं पर डे। आप अंदाजा लगा लीजिए कैसे हो सकता है? कोई ऐसी चीज है जो नमक से खाली हो? नहीं है ना। फास्ट फूड हम जितना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो उतना ही ज्यादा वो साल्टी होता है। इवन कोई भी चीज आप ले लीजिए उसमें नमक तो होता ही है, खाने की अगर कोई भी चीज है इस तरीके की। तो ऑन एवरेज जो है एक सर्वे हुआ था उसमें पता पाया गया कि इंडियन डाइट में डेली जो है 12 to 15 ग्राम पर डे के हिसाब से जो है साल्ट का कंजम्पशन होता है। और अल्कोहल कंजम्पशन को रोका जाए। अगर अल्कोहल मोर देन 75 ग्राम पर डे कोई यूज कर रहा है तो इट इज एन इंडिपेंडेंट फैक्टर, इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर टू डेवलप इस्चेमिक हार्ट डिजीज, है ना। तो ये था प्रूडेंट डाइट या डाइटरी गोल्स। अब इसका जो प्रिंसिपल प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी थी वो क्या थी? वो डाइटरी मॉडिफिकेशन था। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज, है ना, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज से अगर प्रिवेंशन करना है तो उसके लिए बेस्ट मोडेलिटी क्या होगी, बेस्ट प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी कौन सी होगी, या बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होगा? सर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को अप करना कंट्रोल। हाँ, तो उसको कंट्रोल जब करेंगे तो वो किस लेवल की प्रिवेंशन में आएगा? सब प्राइमरी। प्राइमरी, है ना। प्राइमरी तो आ रहा है, लेकिन बेस्ट लेवल क्या है? भाई बेस्ट लेवल भी तो एक हमने बताया था शुरू में जब लेवल ऑफ प्रिवेंशन बता रहे थे, तो एक मॉडल। प्राइमर्डियल प्रिवेंशन था ना। प्राइमर्डियल प्रिवेंशन का मतलब ये जो ये रिस्क फैक्टर है, जो ये रिस्क फैक्टर है इनको क्या कर, इनको इमर्ज ही ना होने दिया जाए उस पूरे कम्युनिटी में या पॉपुलेशन में। इसको इमर्ज ही यानी पैदा ही ना होने दिया जाए, डेवलप ही होने नहीं दिया जाए ना। इसको इमर्ज ना होने दिया जाए तो ये प्राइमर्डियल प्रिवेंशन में आ जाएगा। लाइक ओबेसिटी की बात हम करें तो ओबेसिटी क्या है? अगर हम ओबेसिटी पे जब काम करना शुरू कर देंगे तो वो प्राइमरी में आ जाएगा। अब उसमें जो जो चेंजेस आप लेके आएंगे ना उससे बचें। लेकिन हम ये कि ओबेसिटी को डेवलप ही ना होने दें। एक चीज हो गई कि ओबेसिटी डेवलप हो चुकी है, अब हमें इस ओबेसिटी से किसी तरीके से इसमें कुछ इंटरवेंशन करना है कि हम सीएचडी की तरफ जो है ये पेशेंट ना जाने पाए। तो अब जब ओबेसिटी के लिए आप करेंगे तो क्या क्या करेंगे? एक तो एक डाइटरी गोल हो जाएगा, डाइट का, ये सारी चीजें ना। दूसरे रेगुलर सर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज या कुछ होती है जो लिपिड लोअरिंग ड्रग्स होती हैं ना। लिपिड लोअरिंग ड्रग्स भी आती हैं। और इवन कुछ ड्रग्स या बेरियाट्रिक सर्जरी आप करा दीजिए। बेरियाट्रिक सर्जरी यानी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी जो होती है, तो उससे क्या होगा? ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए आप कर रहे हैं। तो ये सारे क्या, अब ये इंटरवेंशन टाइप का आ गया। हमें क्या करना है कि ओबेसिटी ही ना हो। ये तो ओबेसिटी के बाद की चीज है ना। अब ये सारी चीजें,
ओबेसिटी ही ना होने दिया जाए, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, यानी टारगेट पॉपुलेशन को टारगेट करना, उनको क्या करना है, सिर्फ टीच करना है, बताना है कि भाई देखो ऐसे ऐसे रहोगे तो आगे तुम्हें इतना फायदा होगा, ये चीजें डेवलप नहीं होगी। वेब ऑफ काजेशन एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भले उससे एग्जाम में कुछ ना पूछा जाए, लेकिन डिजीज का प्रोग्रेस और डिजीज का पैटर्न को समझे, खासतौर से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को एक बार वेब ऑफ काजेशन देख लीजिएगा। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, अब मैं अभी फिर बताऊं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक आज के प्रेजेंट दौर में, क्योंकि हर कोई जो है ना, किसी के पास टाइम ही नहीं है, तो जो आज के पेरेंट्स हैं, आज के पेरेंट्स जो हैं, बच्चा जरा सा अगर रोना शुरू करता है, उसको ना कुछ नहीं, पहले उसको क्या दो, मोबाइल अच्छे पकड़ा दे। उसको मोबाइल पकड़ा दीजिए, कुछ खाने का बढ़िया दे दीजिए, अच्छी चीज खाने का मतलब क्या, वो पैक्ड ही आइटम होंगे, वो चिप्स सारी विप्स। चीजें। हाँ, तो एक तो साल्ट आप पहले से ही दे रहे हैं, रिफाइंड शुगर भी आप दे रहे हैं उसको, चॉकलेट वगैरह जो भी दे रहे हैं, और साथ में आपने फोन पकड़ा दिया है। हमारे दौर में होता था, दो थप्पड़ भी खाते थे और बाहर भगा दिए जाते थे। अब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने घर पे उसको बैठा दिया, उसकी जो है लाइफ स्टाइल धीरे धीरे चेंज होते होते सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में आ गई, फर्दर जो है जब वो एडल्ट एज में आएगा, तो वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी जो है वो ओबीज हो चुका होगा। और आज देखिए, सर्वे करिए अपने आसपास का, तो बच्चे जो हैं यंगर एज ग्रुप में, 10 से 15 साल वाले या 5 से 15 साल वाले, देखिए नॉर्मल कम मिलेंगे, ओबीज ज्यादा मिलेंगे आपको, है ना। तो ये चीज, जब हम यहाँ पे इंटरवेंशन करेंगे, पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है किस तरीके की स्ट्रेटजी लगाएंगे, एजुकेशन वाली ना, सिर्फ लोगों को टीच करेंगे कि रिस्क फैक्टर जो है वो इमर्ज ही ना होने दिया जाए वहाँ पे। तो वो प्राइमोर्डियल, इसीलिए कहा जाता है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज की प्रिवेंशन में प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन इज द बेस्ट टाइप ऑफ प्रिवेंशन। लेकिन प्राइमरी प्रिवेंशन जो है, ये ज्यादा इस वक्त वर्क कर रही है, ये इस वक्त ज्यादा वर्क कर रही है। और प्रिंसिपल प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी जो है इस वक्त कोरोनरी हार्ट डिजीज के प्रिवेंशन के लिए जो है वो प्राइमरी ही है। अब प्राइमरी में आप देख लीजिए, ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज मेलाइटस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या स्मोकिंग, कोई ऑलरेडी स्मोकिंग कर रहा है, दैट मीन्स कि अब जो है रिस्क फैक्टर जो है वो मौजूद हो चुका है, अब वो रिस्क फैक्टर जो है वो मौजूद हो चुका। अब हम उसको कह रहे हैं भाई देखो मत पियो, जैसे भी डरा धमका के, वो मान लिया उसने, उसने सीज किया, लेकिन ऑलरेडी क्या था, उसका रिस्क फैक्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका था वहां पे। या ओबेसिटी है या डायबिटीज मेलाइटस है, तो डायबिटीज मेलाइटस डेवलप होने के बाद अगर हम उसका डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, उसको शुगर कम दे रहे हैं, उसको एक्सरसाइज करवा, दैट मीन्स कि अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरवेंशन कर रहे हैं, साथ में हम ड्रग्स भी दे रहे हैं उसको, तो ड्रग जो हो जाएगी वो आ जाएगी सेकेंडरी लेवल के प्रिवेंशन में। और उससे पहले जो है ये सारी चीजें की रिस्क फैक्टर मौजूद हो गया है, और दूसरी चीज आप लेके आइए, तो वहां पे वो प्राइमरी, यानी एक आपको आवाज कॉम्प्लेक्स आ रही है? नहीं, अब नहीं। क्या हुआ, सर आपकी सर आवाज आपकी चली गई आवाज चली गई थी। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसमें कॉम्प्लेक्स बहुत है, अगर आप प्रिवेंशन के लेवल पे जाएंगे तो हर तरीके का प्रिवेंशन आपको मिलेगा, प्राइमरी भी मिलेगा, सेकेंडरी भी मिलेगा, इवन इन सम कंडीशन टर्शियरी भी मिले। अब पूछे टर्शियरी प्रिवेंशन कहाँ मिलेगा इसमें, कोई बताए, टर्शियरी लेवल का प्रिवेंशन कहीं मिल सकता है इसमें, मिलेगा। हाँ, जैसे पेस मेकर लग गया, या कोरोनरी बाईपास जो एंजियोप्लास्टी होती है, या इवन अगर डायबिटिक पेशेंट है और उसको डायबिटिक फुट डेवलप हो गया, यानी गैंग्रीन, तो आपने क्या क्या एम्पुटेट कर दिया उसको कि फर्दर जो है वो और प्रोग्रेस ना कर सके, तो ये अब टर्शियरी लेवल का भी हो जाएगा ना। तो इसमें जितने लेवल है, हर लेवल का प्रिवेंशन जो है वो अलग अलग स्टेज पे लगता है। बेस्ट लेवल का प्रिवेंशन जो होगा दैट इज प्राइमोर्डियल लेवल प्रिवेंशन ना। कैसा होगा, प्राइमोर्डियल लेवल का प्रिवेंशन होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सीएचडी से रिलेटेड, वन लाइनर है, और यकीन रखिए कि यहीं से क्वेश्चन भी आएगा अगर आया भी तो। जैसे किन किन इंडिविजुअल्स को आप हाई रिस्क पे रखेंगे सीएचडी के, किन इंडिविजुअल्स को हम हाई रिस्क पे रखेंगे, तो खासतौर से वो इंडिविजुअल्स जिनमें ब्लड प्रेशर है, जो ऑलरेडी जो है हाई बीपी के पेशेंट हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है एक सिंगल मोस्ट यूजफुल टेस्ट है उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनमें आप स्क्रीन कर रहे हैं कि किसमें जो है रिस्क ज्यादा है टू डेवलप कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो ब्लड प्रेशर जो है सिंगल मोस्ट टेस्ट है जो सबसे यूजफुल टेस्ट माना जाता है कोरोनरी हार्ट डिजीज के पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ब्लड प्रेशर सिंगल मोस्ट यूजफुल टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स एट हाई रिस्क।
ब्लड प्रेशर। अब इसमें से ये चीज आ गई कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज बेटर प्रिडिक्टर ऑफ सीएचडी देन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और बहुत सारी कंडीशन है जिसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ये ज्यादा बढ़ना शुरू होता है। एरिथमियाज की कंडीशन है, या कुछ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है लाइक हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। यहाँ पे जो है जो डायस्टोल है वो ज्यादा कंप्रोमाइज हो जाता है ना। तो इनसे दूसरे मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं, दूसरी डिजीज डेवलप होती है ना, दूसरे तरीके। डेथ तो हो जाएगी, इसमें भी हर चीज में हो जाएगी, बट जो है सीएचडी के लिए, इस्केमिक हार्ट डिजीज के लिए जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो एक बेटर प्रिडिक्टर है। उसको ज्यादा अहमियत दी जाती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। सीएचडी से सबसे डायरेक्टली कौन सा पैरामीटर जो है वो एसोसिएटेड है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ना, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो प्रूडेंट डाइट के लेवल पे आई है तो लेस देन 3.5 होना चाहिए इनका रेशियो। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है नॉर्मली जो है मोर देन 30 मिलीग्राम पर डेसिलीटर होना चाहिए एचडीएल ना। और सीएचडी के लिए अच्छा प्रिडिक्टर क्या है? एपोलाइपोप्रोटीन ए 1 एंड एपोलाइपोप्रोटीन बी। अल्कोहल इंटेक, अभी इसके बारे में बता, एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर टू डेवलप सीएचडी मोर देन 75 ग्राम्स पर डे। 75 ग्राम से ज्यादा अगर कोई कंज्यूम कर रहा है डेली अल्कोहल तो वो एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर हो जाता है इस्केमिक हार्ट डिजीज डेवलप होने के लिए ना। और अगर का मीन सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी सीरम कोलेस्ट्रॉल मोर देन 200, वैसे तो कोशिश की जाए कि 150 तक ही रहे, लेकिन अगर मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसिलीटर है तो ये हाई रिस्क सीएचडी पेशेंट हो जाते हैं। और सीएचडी के पेशेंट में या नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी प्रोटेक्टिव फैट, या जिसको गुड फैट हम कहते हैं, दैट इज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये मोर देन 30 मिलीग्राम होना चाहिए। और क्लिनिकल गोल सीएचडी प्रिवेंशन के लिए, यानी प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी जो है उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो जो है वो लेस देन 3.5 का होना चाहिए। अब कुछ स्टडीज हुई थी, सिर्फ नाम आपको जानना है उसके बारे में, उन स्टडीज के बारे में। किससे रिलेटेड थी? वो कोरोनरी हार्ट डिजीज से रिलेटेड थी और रिस्क फैक्टर से, यानी इंटरवेंशन स्टडी थी ज्यादातर जो है। वो इंटरवेंशन स्टडी थी, लेकिन इस तरीके की थी कि उसमें ना कोई ड्रग वगैरह का यूज नहीं किया गया था। इंटरवेंशन क्या था? जो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर थे उन्हीं में इंटरवेंशन किया गया था सिर्फ। तो कई हैं, उनके नाम है, एक तो एमआर फिट का नाम सबने सुना होगा या पढ़ेंगे आप लोग। एमआर फिट स्टडी, ये कोरोनरी हार्ट डिजीज से रिलेटेड स्टडीज है ना। एमआरफिट यानी मल्टीपल रिस्क फैक्टर इंटरवेंशन ट्रायल। अब ये जो रिस्क फैक्टर थे, जो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर थे, उनमें इंटरवेंशन किया गया। अब ये जो स्टडी हुई थी, ये जो स्टडी हुई थी ये यूएसए में हुई थी। और इसका जो ड्यूरेशन था इस स्टडी का वो 7 इयर्स का ड्यूरेशन था, 7 साल तक ये स्टडी चली थी। एमआरफिट मल्टीपल रिस्क फैक्टर इंटरवेंशन ट्रायल फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज। इन्होंने अलग अलग रिस्क फैक्टर्स को लिया, दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को इंटरवीन किया, यानी उन्हें डायरेक्शन दिया कि इस तरीके से आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, स्मोकिंग को सीज करना है, कम करना है, ओबीज नहीं होना है, एक्सरसाइज करनी है, वेट को रिड्यूस करना है। उसके बाद उसमें देखा गया कि क्या क्या जो है आगे चल के क्या क्या प्रोग्रेशन हो रहा है डिजीज से रिलेटेड। तो ये मल्टीपल रिस्क फैक्टर इंटरवेंशन ट्रायल एमआरफिट के नाम से जाना जाता है, यूएसए में हुआ था। बस इतना ही ना। नॉर्थ केरेलिया प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम दिया गया द नॉर्थ केरेलिया प्रोजेक्ट। द नॉर्थ केरेलिया प्रोजेक्ट, ये जो 10 साल तक ये स्टडी चली थी, नॉर्थ केरेलिया प्रोजेक्ट जो था, ये 10 साल तक ये स्टडी चली थी। कहाँ चली थी? फिनलैंड में। फिनलैंड में एक टाउन है जिसको केरेलिया के नाम से जाना जाता है। 10 साल तक ये स्टडी चली थी, और सेम इसमें भी वही सब जो मल्टीपल रिस्क फैक्टर थे, इसको दूसरे नाम से भी ये जाना जाता है मल्टीपल रिस्क फैक्टर इंटरवेंशन ट्रायल, सॉरी, जो नॉर्थ करेलिया प्रोजेक्ट था, इसमें भी है ना अलग अलग रिस्क फैक्टर जो है उनको देखा गया था। यही जो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर थे कि आइदर इनमें इंटरवेंशन करने के बाद जो डिजीज का प्रोग्रेशन है क्या वो कम हो जाएगा, या जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है
और जो इंटरवेंशन ग्रुप है, इन दोनों में डिजीज का इंसिडेंस क्या सेम रहेगा, या जिनमें हम इंटरवेंशन कर रहे हैं यानी जो रिस्क फैक्टर्स उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उनमें डिजीज का इंसिडेंस कम होता है या नहीं होता। तो नॉर्थ करेलिया प्रोजेक्ट जो है ये फिनलैंड में, ये रिलेटेड किससे था? कोरोनरी हार्ट डिजीज से रिलेटेड था। अब एक प्रोजेक्ट और था, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में चला था, 1972 में ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, स्टैनफोर्ड 3 कम्युनिटी स्टडी। है ना, द स्टैनफोर्ड 3 कम्युनिटी स्टडी। ये नॉर्दर्न कैलिफोर्निया जो यूएसए का ही एक स्टेट है, तो वहां पे ये स्टडी हुई थी। और बेसिकली जो है ये जो स्टडी थी, ये भी उसी चीज से रिलेटेड थी कि अगर हम किसी कम्युनिटी को जो है हेल्थ एजुकेशन देंगे, किसी कम्युनिटी में अगर हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट आता है, क्या वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का जो रिस्क फैक्टर है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा या नहीं होगा। तो क्या हुआ? जी, आवाज आ रही कि नहीं? यार स्क्रीन आ गई, शो हो रही है कि नहीं? हो रही है शो। ठीक ना, स्टैनफोर्ड 3 कम्युनिटी स्टडी है ना, इन्होंने जो ये था, ये नॉर्थ कैलिफोर्निया में ये स्टडी हुई थी 1972 में, 2 साल तक ये चली थी। बेसिकली जो इसका मकसद था वो ये देखना था कि जो कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन है, यानी लोगों को अगर हम एजुकेट करेंगे, बताएंगे हेल्दी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए कैसे क्या क्या इंटरवेंशन करने हैं, किस तरीके से उन्हें जो ये मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर, इनमें क्या क्या इंटरवेन करना है। तो बेसिकली इससे इन्हें ये देखना था कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क है क्या वो कम हो जाएगा कि नहीं होगा, अगर हम कम्युनिटी को सिर्फ क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे। तो ये स्टैनफोर्ड 3 कम्युनिटी स्टडी भी उसी से रिलेटेड थी, किससे? कोरोनरी हार्ट डिजीज से रिलेटेड। इसके अलावा एक स्टडी और थी, नॉर्वे में हुई थी, आस्लोडाइट के नाम से वो स्टडी थी। आस्लोडाइट या स्मोकिंग इंटरवेंशन स्टडी थी वो। स्मोकिंग इंटरवेंशन स्टडी है ना, ये जो है नॉर्वे में चली थी 5 साल के लिए। या डाइटरी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड ये स्टडी थी, और साथ में जो स्मोकिंग को सीज कराया गया था, सीवीडी यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क फैक्टर को देखने के लिए कि रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये 4-5 स्टडीज हैं, इनके इनके सिर्फ नाम याद रखिएगा। एमआरपिट, मल्टीपल रिस्क फैक्टर इंटरवेंशन ट्रायल, नॉर्थ कैरेलिया प्रोजेक्ट यानी कोरोनरी हार्ट डिजीज से रिलेटेड ये भी था, स्टैनफोर्ड 3 कम्युनिटी स्टडी, और आस्लोडाइट या स्मोकिंग इंटरवेंशन स्टडी। ये 4 स्टडीज थी, ये कोरोनरी हार्ट डिजीज से रिलेटेड थी। अब दूसरा है ये हाइपरटेंशन। हाइपर टेंशन, हाइपरटेंशन के बारे में इसकी डिफिनेशन देखिएगा कि ब्लड प्रेशर एलिवेशन टू ए लेवल दैट प्लेसेस पेशेंट्स एट इंक्रीज रिस्क फॉर टारगेट ऑर्गन डैमेज इन सेवरल वास्कुलर। ये देखिए, ये जो है ये बुक की डिफिनेशन है। क्लिनिकली प्रैक्टिकली जो डेफिनेशन है हाइपरटेंशन की वो ये है कि
अब ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 हो जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 90 हो जाए, है ना, तो इसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन। ये प्रैक्टिकल डिफिनेशन है ना। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन मोर देन 140 mmHg एंड डायस्टोलिक मोर देन 90 mmHg इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। ये प्रैक्टिकल डिफिनेशन है। बुक की थ्योरेटिकल डिफिनेशन क्या है? ब्लड प्रेशर एलिवेशन टू ए लेवल दैट प्लेसेस पेशेंट्स एट इंक्रीज्ड रिस्क फॉर टारगेट ऑर्गन डैमेज। बहुत सारे वास्कुलर बेड्स है, वहां पे डैमेज हो जाएगा, और खास तौर से हाइपरटेंशन में या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में जो ये टारगेट करते हैं जहां पे एंड आर्टरीज है, यानी जहां पे अनास्टोमोसिस एकदम ना के बराबर होती है, एंड आर्टरीज को ही सबसे ज्यादा डैमेज करता है हाइपरटेंशन, है ना। अब एंड आर्टरीज कहाँ कहाँ, या ये कह लीजिए कि जो ये वास्कुलर बेड्स हैं, ये कहाँ कहाँ पे जहाँ पे हाइपरटेंशन का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो? एक तो रेटाइना में, किडनी, जो किडनी की आर्टरी है वो भी एंड आर्टरी होती है ना। एंड आर्टरी का मतलब ये है कि जिसकी कोई फर्दर एनास्टोमोसिस ना हो। किडनी, ब्रेन में अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग बहुत कॉमन है ना। तो ब्रेन में आपको मिल जाएगा ब्लड प्रेशर का मैनिफेस्टेशन, हार्ट में भी मिलेगा, और जो कुछ लार्ज आर्टरीज हैं, लार्ज आर्टरीज का मतलब जो ऑर्टा या उससे रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं, यानी ऑर्टा में कौन क्या मैनिफेस्टेशन क्या हो सकता है हाइपरटेंशन का? आज सर्जरी पढ़ लिया ना आप लोगों ने, डिजीजेज ऑफ आर्टरीज। aortic डाइसेक्शन का नाम सुना होगा, है ना, या एन्यूरिज्म बन जाए वहां पे, एन्यूरिज्म बन जाए तो aortic डाइसेक्शन है एन्यूरिज्म है। ये aorta या उससे रिलेटेड जो आर्टरीज हैं, लार्ज आर्टरीज हैं, उनमें इस तरीके का मैनिफेस्टेशन हो सकता है ड्यू टू हाइपरटेंशन, है ना। रेटाइनल हेमरेज हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। किडनीज जो है वो डैमेज हो सकती हैं, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, बाद में क्रोनिक किडनी इंजरी भी हो सकती है, ब्रेन में इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग हो सकती है, हार्ट में कोरोनरी हार्ट डिजीज डेवलप हो सकता है। तो ये सारे मैनिफेस्टेशन है अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, यानी अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। सिंगल मोस्ट यूजफुल टेस्ट टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क ऑफ सीएचडी, तो यही ब्लड प्रेशर अभी हमने पढ़ा था ना, कि कोरोनरी हार्ट डिजीज पेशेंट के लिए अगर कोई सिंगल मोस्ट सबसे अच्छा टेस्ट जो है वो हाइपरटेंशन है, और हाइपरटेंशन में भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है इट इज ए बेटर प्रेडिक्टर ऑफ सीएचडी देन डायस्टोलिक। अब हाइपरटेंशन के बारे में कहा जाता है इट इज द मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। एक लाइन ये है, मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर क्या होगा वो? हाइपरटेंशन है। ठीक। अब हाइपरटेंशन की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू जेएनसी 7 क्राइटेरिया, एक एम्प्लॉय हम लोग करते हैं, ज्वाइंट नेशनल कमेटी। अब उसका फर्दर जो कई बार उसने क्राइटेरिया चेंज किया, तो जितनी बार क्राइटेरिया चेंज होता है वो उतनी बार 4 5 6 7 8 इस तरीके से वो चला। तो जेएनसी 7 क्राइटेरिया के मुताबिक हाइपरटेंशन की क्लासिफिकेशन देखिए। अगर जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसको हम एसबीपी से डिनोट कर देते हैं, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है डीबीपी से, आप इस तरीके से इसको डिनोट करें। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 120 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80, तो ये क्या होगा? नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ये चीज हो गई नॉर्मल ब्लड प्रेशर की। अब यहाँ से इसको इंक्रीज कराइए 120 से लेके 139 तक, 120 टू 139, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 टू 89, अब ये जो स्टेज आएगी पेशेंट की, इसको कहा जाता है प्री हाइपरटेंसिव स्टेज या प्री हाइपरटेंशन। आपके लिए दिस इज प्री हाइपरटेंशन या प्री हाइपरटेंसिव स्टेज इसको हम कहते हैं। फर्दर ब्लड प्रेशर और बढ़ा 140 टू 159 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 90 टू 99, ये जो होता है ये हाइपरटेंशन स्टेज 1, ये इसकी क्लासिफिकेशन है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन। अब मोर देन 160 है,
मोर देन 160 mmHg याद रखिएगा। मोर देन 160 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड मोर देन 100 जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन में आता है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन। ठीक। अब ये चीज हो गई। अब दो टर्म आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ भी चुके होंगे गायनिकोलॉजी में, एक जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है, एक होता है प्री इक्लैम्सिया। ना, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या है? होता है। है ना? अब देखिए, दोनों में एक चीज मैं बताऊं, प्री इक्लैम्सिया और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में एक सिंगल डिफरेंस है, दैट इज प्रोटीन्यूरिया का। विद प्रोटीन्यूरिया और विदाउट प्रोटीन्यूरिया। अगर विदाउट प्रोटीन्यूरिया है तो वो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है, और अगर विद प्रोटीन्यूरिया है तो वो प्री इक्लैम्सिया होता है। और अगर इसी प्री इक्लैम्सिया में एक चीज और ऐड कर दीजिए, फिट्स, है ना, फिट्स को भी ऐड कर दीजिए, यानी सीजर्स को भी ऐड कर दीजिए, तो वो चीज हो जाती है इक्लैम्सिया। वो चीज हो गई इक्लैम्सिया, है ना। वैसे जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है वो डेवलप कब होता है, ये इंपॉर्टेंट। अगर किसी को शुरू से हाइपरटेंशन है और उसने कंसीव कर लिया तो वो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन नहीं होगा। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कुछ स्पेसिफिक वीक है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मेरे ख्याल से मोर देन 20 वीक्स है, कि अगर आफ्टर 20 वीक कोई पेशेंट जो है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, विदाउट प्रोटीन्यूरिया है तो दैट इज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, विद प्रोटीन्यूरिया है तो प्रीक्लैम्सिया, और साथ में उसको फिट्स भी पड़ने लगे, सीजर्स आने लगे, तो वो अब इक्लैम्सिया हो गया, है ना, जिसके अलग अलग इंडिकेशन है। तो ये इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन था इसका, हाइपरटेंशन का, है ना। तो मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर क्या है? हाइपरटेंशन है। अब इसके पॉपुलेशन स्ट्रेटजी क्या होगी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन? तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इसमें, आप हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए, हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन करते हैं आमतौर से प्रिवेंशन स्ट्रेटजी में। पॉपुलेशन लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पे हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन होता है। क्या क्या होता है? एक तो न्यूट्रिशन, सबसे पहले जो चीज है जो है वो न्यूट्रिशन है, यानी जो डाइटरी साल्ट इंटेक है उसको लेस देन 5 ग्राम्स ए डे। फैट इंटेक जो है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। अल्कोहल को अवॉइड कराना है। एनर्जी इंटेक जो है एज पर बॉडी नीड जो भी है उसमें फैट का 20 से 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेट रिडक्शन यानी बीएमआई लेस देन 25 होना चाहिए, ओबीज पेशेंट नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज को प्रमोट कराएंगे, बिहेवियरल चेंजेस लाइक स्ट्रेस और स्मोकिंग इनको रिड्यूस कराया जाएगा। योगा मेडिटेशन ये सब चीज उनको प्रमोट कराई जाएगी। हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन दिया जाएगा, यानी अच्छी हेल्थ के क्या बेनिफिट हैं और बैड हेल्थ के क्या क्या नुकसान है वो सारी चीजें बतानी है। और सेल्फ केयर, पेशेंट को खुद से कैसे बचना है ये चीज भी बतानी पड़ेगी। तो ये सारी जो स्ट्रेटजी है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इट कम्स अंडर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और हाइपरटेंशन के प्रिवेंशन की पॉपुलेशन लेवल स्ट्रेटजी जो होती है वो प्राइमरी लेवल की होती है। लेकिन आप इंडिविजुअल लेवल पे जब आएंगे और किसी को हाइपरटेंशन डेवलप हो गया तो अब जो है वो प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन नहीं होगा, अब सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन होगा, दैट इज ड्रग पे जब हम उसको शुरू कर देते हैं। यानी एक बार डिजीज डेवलप हो गई तो उसके बाद जो भी आप इंटरवेंशन करेंगे डिजीज के डेवलपमेंट के बाद, तो वो सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल में आएगा। अर्ली स्टेज में आप कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी लेवल का है, और डिजीज जो वो प्रोग्रेस कर गई फर्दर, जो हम डैमेज को अगर हम कम कर रहे हैं तो वो टर्शियरी लेवल का प्रिवेंशन हो जाता है। और डिजीज के अभी डिजीज को ही प्रिवेंट हम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि डिजीज को हम होने ही नहीं दे रहे हैं अगर किसी पर्सन में, तो वो दो तरीके का इंटरवेंशन हो जाएगा, एक तो प्राइमोर्डियल, एक प्रिवेंशन। अब प्राइमोर्डियल में क्या है, डिजीज का रिस्क फैक्टर क्या क्या होगा, उस रिस्क फैक्टर को हम ना होने दें तो वो प्राइमोर्डियल होगा। और रिस्क फैक्टर मौजूद है, रिस्क फैक्टर जो है वो अब जो है हो चुके हैं, रिस्क फैक्टर मौजूद है सराउंडिंग में या पॉपुलेशन में, वो रिस्क फैक्टर पाए जा रहे हैं। यानी बीपी के लिए, यानी ब्लड प्रेशर हाई बीपी के लिए क्या क्या है, अल्कोहल का कंजम्पशन है ना, स्मोकिंग, ये सारी चीजें जो है, ओबेसिटी, ओबेसिटी भी डेवलप हो गई है। ये सारे क्या है, ये रिस्क फैक्टर है, इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन को डेवलप कराने के लिए। लेकिन अभी हाइपरटेंशन हो सकता है डेवलप ना हुआ हो, अर्ली स्टेज में आपको कोई
स्मोकिंग करना शुरू किया, 1-2 साल उसने स्मोक किया है, किसी का वजन बढ़ना शुरू हो गया, लाइफ स्टाइल किसी की चेंज हो गई है ना। तो आप उनको अभी जो है, हम हाइपरटेंशन सिर्फ और सिर्फ जो है प्राइमरी लेवल के प्रिवेंशन से ही हाइपरटेंशन को डेवलप होने से रोक सकते हैं। क्या करना है? उसे एजुकेट करना, उसे बताना है, एक्सरसाइज को प्रमोट करवाना है, और स्मोकिंग है तो उसको सीज करवाना है, ये सारी चीजें जो है। तो प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन यहाँ पे हाइपरटेंशन के लिए पॉपुलेशन लेवल पे, मास लेवल पे यही सबसे बेस्ट है। एक बार हाइपरटेंशन डिटेक्ट हो गया किसी पेशेंट में, अब जो है उसको आप सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी लेवल के प्रिवेंशन से नहीं रोक सकते। अब हमें क्या करना है? सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन करना है, ताकि जो है डिजीज जो है फर्दर जो है और जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन वो डेवलप ना कर सके। तो ऑप्टिमल कंट्रोल जरूरी होता है हाइपरटेंशन के लिए, हम ड्रग पे उसको रख देंगे। अच्छा, रूल ऑफ हॉर्स है ये। इसको देखने से पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का कुछ कॉमन क्लास है। और लास्ट ईयर, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर या लास्ट से लास्ट ईयर, एक पूरा मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आया था, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की थी और उनके ग्रुप थे, उनको मैच करना था। वैसे डिटेल नहीं यहाँ पे। अगर आपको ड्रग का क्लास याद है, किसी को पता है कौन कौन से मेजर क्लासेस हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के? बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ये तीन एंजियोटेंसिन, हाँ, ये डाययूरेटिक्स। डायरेटिक्स हैं। देखिए, थोड़ा सा देखते हैं, जितना मुझे याद होगा मैं बता दूँ, है ना। दिस इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, है ना। फिर आता है एक ड्रग जो है ARBs, जो कॉमनली यूज हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको मैं लिख रहा हूँ ना। ARBs हो गई, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। फिर इसी में एक चीज आती है एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। फिर डायरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर है, अल्फा ब्लॉकर। फिर एक होता है सेंट्रल एक्टिंग, ये जो नीचे का है ना नाम, ये सब सेकेंड लाइन ड्रग्स में आते हैं। सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव है, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, ये सब सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आज भी जो सबसे कॉमनली यूज हो रही, दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ARBs। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में देखिएगा, इनके जो सफिक्स है ना, वही इंपॉर्टेंट है। अगर वो याद हो गया आपको, ड्रग का नाम भले ना याद, तो इसमें जो डिपीन वाला ग्रुप है, एम्लोडिपीन, देखिएगा, निकार्डिपीन, निफेडिपिन, यानी ये, है ना, ये जो जिसमें भी डिपीन लगा हुआ है, एम्लोडिपीन, निकार्डिपीन, निफेनडिपीन, सेरेंडिपीन, ये सारे जो है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स करती हैं। तो ये ड्रग हो गई। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इसमें जो है सार्टन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? सार्टन, लाइक टेलमी सार्टन, ना, लोजार्टन। तो ये जो सार्टन ग्रुप है, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में आता है। एस इनहिबिटर्स, यहाँ पे प्रिल ग्रुप यूज होता है, प्रिल, जो सफिक्स है इनका प्रिल है, लाइक कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, एनालाप्रिल ना, एलानाप्रिल, है ना। ये जो है, ये जो प्रिल ग्रुप है, ये एस इनहिबिटर। डायरेटिक में जो सबसे कॉमनली यूज डायरेटिक है, दैट इज थायजाइड ग्रुप, उसको हम कहते हैं थायजाइड ग्रुप, जिसमें हाइड्रोक्लोरोथायजाइड होता है ना। थायजाइड ग्रुप की डायरेटिक्स जो है वो सबसे कॉमन है। हाइड्रोक्लोरोथाई, इसके अलावा डायरेटिक्स में ही एक डायरेटिक आती है जिसको हम कहते हैं लूप डायरेटिक या पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। इसमें स्पाइरोनोलैक्टोन और दूसरी ड्रग्स यूज होते हैं। कॉमन जो डायरेटिक है वो थायराइड ग्रुप है। पोटेशियम स्पेयरिंग में आता है स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन गायनिकोलॉजी में भी किसी ड्रग किसी कंडीशन में यूज होती है, वहां पे ज्यादा मेजर यूज है इसका। डायरेटिक्स में हम लोग आमतौर से जो है
हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, यानी जो थायजाइड ग्रुप की डायरेटिक्स है वही हो। लूप डायरेटिक में टार्सेमाइड, फिरोसेमाइड ये यूज होती है ना। और बीटा ब्लॉकर जो है एक आप लोग अगर एथिनोलॉल वगैरह। प्रोपेनोलॉल, हाँ मेटोप्रेनिल। ये याद करिएगा, मुझे ये नहीं समझ है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जब वो चैटिंग करते हैं तो इस वर्ड का बड़ा यूज होता है। अब पता नहीं इसके क्या मानने हैं, है ना। लाफ आउट लाउड। जो भी है, ये अब चैटिंग में आप लोगों ने देखा होगा बहुत यूज होता है ना व्हाट्सएप वगैरह पे, लेकिन है क्या एग्जैक्ट में इसके माने क्या है वो नहीं पता। बहरहाल तो जो ये इसका नाम याद है, LOL या लाल ग्रुप जो है, ये बीटा ब्लॉकर्स में आता है। प्रोप्रेनालॉल है, एटनेलॉल है, ये बीटा ब्लॉकर्स है। अल्फा ब्लॉकर जो है वो ओसिन ग्रुप होता है। कौन सा? ओसिन ना, जैसे पैराजोसिन। पैराजोसिन इसका एक ही ड्रग मुझे याद आ रहा है, कई ड्रग है इसमें। पैराजोसिन यानी ओसिन ग्रुप, OSIN, ये जो अल्फा ब्लॉकर्स होती है। अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में एक चीज बताऊं, ये एंटी हाइपरटेंसिव तो है, लेकिन इसका यूज जो है ना हाइपरटेंशन के पेशेंट में ना करके ज्यादातर जो है, जो BPH के पेशेंट, इनमें इसका ज्यादा यूज होता है। ब्रांड प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया वाले जो है BPH के पेशेंट, उसमें अल्फा ब्लॉकर्स का जो है एक्सटेंसिवली यूज होती है। सेंट्रल एक्टिंग में क्लोनिडीन, हाँ। मिथाइल डोपा, ये जो है ये मेजर क्लास है एक तरीके से कह लीजिए एंटी हाइपरटेंसिव के। बस नाम याद रखिए और इनका जो है सफिक्स याद रखिए, आपका काम हो जाएगा इतने से ही ना। भले एक एक ड्रग के बारे में इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन वो मत याद रखिए, उतना कोई पूछने भी नहीं आता यहाँ पे। बट ये है कि कम से कम हमें इसका ग्रुप याद होना चाहिए तमाम। तो ये इसका पूरा ग्रुप था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। अब हाइपरटेंशन क्या? इट इज एन आइसबर्ग डिजीज। आइसबर्ग डिजीज क्यों कह रहे हैं हाइपरटेंशन को? क्योंकि ये जो है ना, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है जो एंटी हाइपरटेंसिव, सॉरी, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिनको हाइपरटेंशन है, उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें हाइपरटेंशन है। यानी इन अपेरेंट केसेस जो है वो ज्यादा है, अपेरेंट केसेस बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं ना। देखिए, ओनली अबाउट हाफ ऑफ द हाइपरटेंसिव सब्जेक्ट इन जनरल पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आर अवेयर ऑफ द कंडीशन। उन्हें ये नहीं पता होता कि उनको हाइपरटेंशन नामक कोई डिजीज भी है। क्यों? क्योंकि ये आमतौर से इसमें कोई सिम्टम नहीं होता, और सिम्टम जो होते भी हैं वो बड़े वेग से सिम्टम होते हैं। वो हाइपरटेंशन से वो लाइक किसी को ना हेडेक है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो एक कंडीशन ये आती है कि हेडेक लेके आएगा। वो सर दर्द की गोली खाता रहेगा लेकिन ब्लड प्रेशर की तरफ नहीं जाएगा। कभी कभी होती है ब्लरिंग ऑफ विजन, ब्लरिंग ऑफ विजन, है ना। अगर रेटाइना पे इसका असर पड़ रहा है तो वो आंख दिखाने पहले पहुंच जाएगा अपनी। या फिर जो है इसका एक और, बहुत ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई है ना तो जो है एक तरीके से क्रैम्प्स कह लीजिए, या लोअर एक्सट्रीमिटी पेन, यानी जो काफ मसल्स होती हैं उनमें जो है वो पेन मिलता है, काफ मसल पेन। अब काफ मसल का एक कंपोनेंट है सोलियस। सोलियस को क्या कहते हैं? पेरीफेरी हार्ट। पेरिफेरल हार्ट, है ना। पेरिफेरल हार्ट सोलियस मसल्स को कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके AIPJT में आया हुआ, सोलियस मसल्स को। ये काफ मसल का एक कंपोनेंट है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है ये जो सोलियस मसल होती है या काफ मसल पूरी कह लीजिए, इनका जो एक बहुत बड़ा रोल है, जो क्योंकि जब ब्लड को वापस हार्ट तक पहुंचाने में ये जो काफ मसल्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है ये ब्लड को ऊपर की तरफ भेजने का इनका काम। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो काफ मसल पेन एक कॉमन प्रेजेंटेशन लेके पेशेंट आता है। तो ये सारी प्रेजेंटेशन जो है वो ब्लड प्रेशर के इंडिकेट तो करती हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि एक्चुअल में है क्या। तो वो उसका स्पेसिफिक दवा, मतलब एक तरीके से सिम्टोमेटिक हेडेक है तो हेडेक के लिए दवा ले लिया उन्होंने, विजन के लिए चले गए किसके पास? ऑप्टिशियन के पास। तो उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में पता भी नहीं होता कि एक्चुअली जो ये मैनिफेस्टेशन है ये किस तरफ, किस डायरेक्शन की तरफ ये बता रहे हैं।
और जिनको पता भी है, जिनको डिटेक्ट हो गया ब्लड प्रेशर जो है, आमतौर से ये कहा जाता है कि करंट सिनेरियो में रिकमेंडेशन आईसीएमआर का, कि अगर 30-35 साल से ज्यादा का पेशेंट आ रहा है आपकी ओपीडी पे, ओबीज भी है, या 40 एज के बाद कोई भी पेशेंट आए, तो आप उसको एज ए रूटीन स्क्रीन करिए हाइपरटेंशन के लिए और डायबिटीज के लिए। तो स्क्रीन की जाती है, वहां पे कुछ लोग मिल जाते हैं। अब तो किसी का अगर प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में, तो डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करवा देते हैं, उसको जो है फर्दर जो है फॉलो अप पे रखा जाता है, आगे देखा जाता है कि डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब मान लीजिए जो डायग्नोस्ड केसेस है हाइपरटेंशन के, उनमें से भी सिर्फ आधे ही ऐसे पेशेंट हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, और वो ट्रीटमेंट ले भी रहे होते हैं तो सिर्फ आधे, उन उस जो ट्रीटेड पॉपुलेशन है उसका सिर्फ हाफ ऐसे पॉपुलेशन है जो एडिक्वेटली यानी सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अब ट्रीटमेंट का मतलब, अभी आपने ढेर सारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देखी है ना, पीछे इतने सारे नाम थे। पेरिफेरी में क्या होता है कि जो पेरिफेरी के डॉक्टर है वो भाई ऑलराउंडर होता है, हर मर्ज का इलाज उसके पास होता है, और होना भी पड़ेगा। गांव पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन लेके नहीं बैठ सकते। आपको बच्चा भी देखना है, बूढ़ा भी देखना है, बड़ा भी देखना है, बुखार भी देखना है, डायबिटीज भी देखना है, सब कुछ देखना है। वो बेचारे ऑलराउंडर होते हैं, बस वो क्या करते हैं, तमाम दवाओं के नाम याद कर लो, बस ये मर्ज है, ये वाली दवा देनी है। तो कॉमनली आज भी फर्स्ट लाइन ड्रग में सबसे कॉमनली यूज ड्रग क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और इस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में भी सबसे कॉमनली ड्रग जो है वो एम्लोडिपिन यूज होती है ब्लड प्रेशर के लिए। अब मैं बता रहा हूँ इसका इफेक्ट क्या है, एडिक्वेटली ट्रीटेड कब होते हैं। अब मान लीजिए एम्लोडिपिन आप यूज करवा रहे हैं किसी पेशेंट को, मुझे ये पता है कि ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल करती है, लेकिन इसका स्पेसिफिक इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन ये मुझे नहीं पता। मान लीजिए सपोज दैट वो पेशेंट क्या था, सीएचएफ में था, पेशेंट को ऑलरेडी क्या हो रहा है, वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है, डिपेंडेंट पार्ट पे अच्छा खासा आपको एडिमा मिल रहा होगा, जेवीपी जो है वो रेंज होगा, लीवर जो है वो टेंडर होगा, ये सीएचएफ के साइंस है ना। तो सीएचएफ में पेशेंट है, हमने उसको एम्लोडिपिन दे दी, ब्लड प्रेशर उसका रेज था, वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है पहले से। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का जो एक कॉमन साइड इफेक्ट कह लीजिए या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट जो है, वो क्या है, वो फ्लूइड रिटेंशन का है। यानी कि चाहे एम्लोडिपिन दीजिए, निकार्डिपिन दीजिए, सेरेंडिपिन दीजिए, कोई भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप दे रहे हैं, वो फ्लूइड को रिटेन करेगी, फ्लूइड रिटेंशन। डिपेंडेंट पार्ट पे एडिमा ये भी कराएगा, और ऑलरेडी पेशेंट जो वो एडिमेटस है, बताइए कंडीशन सही होगी या और वर्स होगी, है ना। तो एडिक्वेट ट्रीटमेंट अब नहीं, ये एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं है, ये उसको कंडीशन को और वर्स कर देगा पेशेंट। एडिक्वेट कब होता है, आपको पता है, पेशेंट जो है सीएचएफ में है, हाइपरटेंसिव है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम यहाँ पे कौन सी ड्रग उसको देंगे एज एन एंटी हाइपरटेंसिव, डायरेटिक्स। बेस्ट इसकी ड्रग हो जाएगी, दैट इज डायरेटिक्स। और क्योंकि ये हार्ट का पेशेंट है, तो डायरेटिक्स के साथ साथ जो है एआरबीज को बहुत सेफ माना जाता है, या ये कह लीजिए कि हार्ट के पेशेंट में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के पेशेंट में एआरबीज जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग मानी जाती है ना। तो एआरबीज यानी टेल्मी सर्टन लोजार्टन, इसका कोई कॉम्बिनेशन, आप बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन है, टेल्मी सर्टन के साथ जो डायरेटिक हाइड्रोक्लोरोथायजाइड 12.5 मिलीग्राम के साथ आती है। तो ये इसका कॉम्बिनेशन हो गया, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस तरीके तब ये हम कहेंगे कि एडिक्वेटली ये ट्रीटेड है पेशेंट। पता चला किसी को हार्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, 120 150 है, तो हम बीटा ब्लॉकर नहीं दे रहे हैं उसको, तो वो एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो रूल ऑफ हॉर्स का मतलब ये है कि एक पूरा जो आइसबर्ग डिजीज है, उसमें बहुत सारे पेशेंट जो हाइपरटेंसिव है, पहली बात तो डायग्नोसिस ही नहीं बन पा रही है, और कुछ पेशेंट जो डायग्नोज हुए उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन वो एडिक्वेटली ट्रीटेड नहीं है, आधे ही ट्रीटेड हो रहे हैं। तो इसको कहा जाता है आइसबर्ग डिजीज, हाइपरटेंशन आइसबर्ग डिजीज है। और हाइपरटेंशन में रूल ऑफ हार्ट जो है ये पाया जाता है, यानी जितना आप डायग्नोज कर रहे हो उसका आधा ट्रीट कर रहे हो, उसके आधे में भी आधा जो पेशेंट है वही जो है फुल्ली ट्रीटेड या एडिक्वेटली ट्रीटमेंट वो पा रहे हैं ना। तो रूल ऑफ हार्ट किसके लिए अप्लाई हो रहा है, हाइपरटेंशन के लिए। हाइपरटेंशन इज ए आइसबर्ग डिजीज। ब्लड प्रेशर को अगर आप ट्रैक करेंगे किसी पेशेंट को कुछ सालों तक, अगर हम अर्ली चाइल्डहुड से शुरू करें, खास तौर से उन पेशेंट्स में जो हाई रिस्क पे होते हैं, एडल्ट लाइफ तक अगर हम उनके ब्लड प्रेशर को हम ट्रैक करते रहें, तो जिनमें ब्लड प्रेशर जो हाइयर लेवल पे है, यंगर एज ग्रुप से ही अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई लेवल पे है,
तो जैसे जैसे एडल्टहुड की तरफ जाएगा वो ब्लड प्रेशर फर्दर जो है वो उसी नोट पे आगे इंक्रीज होता रहेगा। जिनका कम है उनका कम रहेगा। आमतौर से ये माना